हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे का टॉपिक चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में स्टार्ट करते हैं, जो कि है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने फूड क्रॉप्स पढ़ा था अदर देन ग्रेन, जिसमें टी, कॉफ़ी ये सब था। और अब जो है आगे पढ़ना है हॉर्टिकल्चर। व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर? मतलब जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है उगाया जाता है, उसी टाइप की फार्मिंग को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वर्ल्ड में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्या है? लार्जर प्रोड्यूसर। ठीक है, इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अगर ज्योग्राफी में आपको ध्यान हो तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पे भी आता है और टेम्परेट पे भी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सब तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगभग होते हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। मैंगोज कहाँ कहाँ के फेमस हैं? महाराष्ट्र के, आंध्रा के, उत्तर प्रदेश के और वेस्ट बंगाल के। इसके अलावा ऑरेंज कहाँ का फेमस है? नागपुर का, सबसे ज़्यादा उधर ही होता है। चेरापूंजी में भी ऑरेंजेस पाए जाते हैं। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, सबको पता है लीची और गुआवा यहीं पे ज़्यादा फेमस है। पाइनएप्पल्स मेघालय, grapes of Andhra Pradesh and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand world over। ठीक है, तो जो ये कुछ हिमालयन फ्रूट्स हैं, मतलब जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, तो वो क्या क्या हैं? एप्रिकॉट्स जो आपके खुबानी बोलते हैं, फिर नाशपाती, पियर्स, इसके बाद वॉलनट्स, अखरोट वगैरह, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों पे। तो जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में पाए जाते हैं और वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है आपका फिगर में फ्रूट्स के जो कुछ खेती हो रही है। तो सबसे पहला है एप्रिकॉट्स, दूसरा एप्पल और तीसरा है पोमोग्रेनेट। ठीक है, अनार। India produces about 13% of the world's vegetables। तो सब्जियों में भी इंडिया का शेयर काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड की टोटल सब्जियां जितनी उगाई जाती हैं उसका 13% भारत में होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, तो ये सारी सब्जियां जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई भी जाती हैं और हम इनसे फैमिलियर भी हैं। नॉन फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि हम खाने के पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक होता है फूड क्रॉप में भी दो कैटेगरी, एक ग्रेन्स मतलब अनाज जैसे राइस और वीट, बाजरा ये सब, और दूसरा जो है नॉन फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जिसमें आपका टी, कॉफ़ी और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब आ जाते हैं। क्लियर? तो नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहला है रबर। रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप but under special conditions it is grown in tropical and subtropical areas। रबर जो है एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में भी उगा लिया जाता है। मतलब इक्वेटर से थोड़ा ऊपर भी जो कंट्रीज रहती हैं वहाँ पे भी क्लाइमेट कुछ ऐसा बन जाता है कि रबर की क्रॉप्स ईजिली ग्रो की जा सकती हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रेनफॉल कितना होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर लगभग, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है ग्रो करने की। इम्पॉर्टेंट भी है रबर की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इंडिया रैंक्स 5th अमंग्स वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। तो आर्टिफिशियल रबर भी होता है और नेचुरल रबर भी होता है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th पोजीशन जो है हासिल है उसको रबर प्रोड्यूस करने में। और ये स्टेट्स जो दिए हैं इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैप में पूछा भी जा सकता है रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है,
फिर आता है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होता है? रेशेदार फसलें जिनमें रेशे होते हैं और उनका यूज़ करके हम जो है आगे कुछ ना कुछ जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो ये 4 जो है फाइबर क्रॉप्स है जिनसे हम कपड़े बनाते हैं। कॉटन आपको पता ही है, कपास, जूट, हेम्प जूट की ही तरह एक क्वालिटी होती है जिसको सन कहा जाता है, और नेचुरल सिल्क आपको सबको ही पता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं उसमें से बनाते हैं सिल्क के कपड़े, मतलब धागा बनता है फिर जो है सिल्क की कपड़े की बुनाई होती है। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। तो पहले 3 हैं कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये जो है सॉइल में उगाए जाते हैं, जैसे बाकी फसलें खेतों में होती है वैसे होती है। द लैटर इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी। तो लास्ट जो आपका सिल्क है, तो सिल्क जो कुकून जो रेशम का कीड़ा होता है उससे मिलता है, और ये किस पे उगाया जाता है? मलबेरी के पेड़ पे। शहतूत देखा होगा सभी ने, उसकी पत्तियों पे ये होता है और उसी से जो है सिल्क बनाया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज सेरीकल्चर या रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड डैश, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपको बताती भी जा रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मार्क करते जाइएगा बुक में भी। फिर आता है कॉटन। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। तो इंडिया को ऐसा माना जाता है कि कॉटन की जो शुरुआत है या जो ओरिजिन है वो इंडिया से ही हुई है। जैसे बाकी क्रॉप्स बाकी जगह से आए हैं, लेकिन जो कॉटन है वो इंडिया का ही प्रोड्यूस माना जाता है। ठीक है, इसी कॉटन की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे इंडिया तक चले आए थे, और फिर तो क्या हुआ वो तो सभी लोग जानते ही हैं। Cotton is one of the main raw materials of cotton textile industry। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनते हैं वहाँ का रॉ मटेरियल कॉटन एक है ही सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बिना तो कॉटन कोई भी जो है वहाँ पे कपड़े प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। Cotton grows well in drier parts of black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth। तो इसको जो है ये ज़्यादातर ब्लैक सॉइल पे ग्रो करता है, जो कि डेक्कन प्लेटू की तरफ मिलता है, महाराष्ट्र गुजरात बेल्ट वाले एरिया में। और इसको जो है इरिगेशन भी अच्छी चाहिए होती है, साथ ही साथ 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब कोई भी किसी भी तरह का फॉग नहीं होना चाहिए, स्मॉग नहीं होना चाहिए, एकदम ब्राइट सनशाइन जो है जिसको बोलते हैं वो चाहिए होती है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्ड 6 to 8 months टू मैच्योर। और ये एक तरह का खरीफ क्रॉप है, मतलब इसी मानसून के सीज़न में उगाया जाता है, और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, मतलब तैयार होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे कई कुछ जगह होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जूट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को जो है हम किस नाम से जानते हैं? गोल्डन फाइबर। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी 1 मार्क्स के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। तो ये ज़्यादातर ऐसी जगह पे उगाया जाता है या होता है जहाँ पे अक्सर क्या आती है? बाढ़ आती है। तो अभी आप देख सकते हैं किन किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। ये हम वेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये आपका बिहार है, बंगाल है, तो इस साइड असम है, इस साइड में जो है ये जूट अच्छे से उगाया जाता है। ठीक, हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इस टाइम जो है टेम्परेचर भी ज़्यादा है। फिर
West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing state. तो ये कुछ जो है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, साथ में बाढ़ भी अक्सर आती है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. तो इसको क्या क्या जो है बनता है इससे. गनी बैग्स आपके जो ये बोरे होते हैं, मैट्स बिछाने वाला, रोप्स रस्सियाँ, यार्न, कारपेट कालीन, फिर आर्टिफैक्ट्स मतलब बहुत सारी सजावटी की चीज़ें भी इसी से बनती हैं जूट से. ठीक है, जूट बैग्स होते हैं डिज़ाइनर वाले, कपड़े भी बनते हैं. Due to its high cost, it is losing market in synthetic fibers and packaging materials, particularly the nylon. तो इसका कॉस्ट थोड़ा उगाने का क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है और साथ ही साथ इस टाइम सिंथेटिक फाइबर भी आ गया, नाइलॉन वगैरह. तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है. लेकिन फिर भी जो है अब इसको बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये हर तरीके से इको फ्रेंडली है और इससे जो है बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है. तो ये तो हुआ क्रॉप्स की बात. ठीक है, इसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. इसके ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. और आपको भी थोड़ा सा घर में कुछ पढ़ना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखते रहिए साथ में. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.